हेलो बच्चों, जय हिंद। ठीक है, आज मैं आपके लिए साइंस का एक नया टॉपिक लाया गया हूं। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे विद्युत धारा के बारे में। प्रकाश का मेरा पूरा चैप्टर आ चुका है, उसको आप लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे, इसमें क्या है। ठीक है, इसके बारे में जो मेन टॉपिक है, मेन चीजें हैं, मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। ठीक है, विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा जो होता है, इसमें सबसे पहले विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होता है, तो इसका सबसे पहले जो होता है विद्युत धारा, वो आवेशों की वजह से उत्पन्न होता है। अब इससे पहले आते हैं आवेश पे। आवेश क्या होता है? आवेश, जब भी किसी चीज को, सबसे पहले थेल्स में ये आवेश के बारे में देखा गया था। आवेश क्या था कि एक एबोनाइट की छड़ थी, उसको रगड़ने पर उसमें चार्ज उत्पन्न हो गया। तो चार्ज जो होता है, ये दो टाइप का होता है, उत्पन्न हो जाता है। अब जो ये चार्ज उत्पन्न होता है, ये दो तरह से चार्ज उत्पन्न होता है, मतलब दो टाइप का, एक धनावेश हो जाता है, एक ऋणावेश। अगर धनावेश है तो वो हो जाएगा प्रोटॉन, अगर ये ऋणावेश रहेगा तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो इसमें जो होता है, ये देखिए, ये जो चार्ज होता है, किसी भी चीज को अगर रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती है। जैसे हम हाथों को रगड़ते हैं तो हाथ गर्म होने लगता है, हाथ को अगर रगड़ेंगे तो गर्म होने लगेगा कि नहीं, मतलब ये आवेशित हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? चार्ज होता है। अब ये चार्ज जो होता है, जैसे ही आवेश होता है, तो चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया। अगर आवेश जो है सिंगल, तो वो तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। लेकिन अगर यही आवेश अगर ग्रुप बना लिया, कई जो आवेशों का समूह हो गया, इलेक्ट्रॉनों का समूह, तो वो बन जाता है आवेश। अगर स्थिर है तो आवेश, अगर वो दौड़ने लगा, भागने लगा, तो वो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। जैसे हम देखते हैं, सिंपल सी बात, कोई अगर लड़का है ऐसे, अगर सिंगल है, ऐसे ही है, तो वो क्या कहलाएगा? आवेश। वो क्या होगा? नहीं, आवेश नहीं, वो इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर मान लो वो कहीं जा रहा है, स्कूल कॉलेज, या उसका कहीं झगड़ा हो गया, अब झगड़ा हो गया, ये अपने सभी दोस्तों को बुला लिया, तो सभी दोस्तों को जब बुला लिया तो ग्रुप बन गया कि नहीं? तो ग्रुप बन गया, तो वो इस समय बन चुका है आवेश। अब वो जाके जिससे झगड़ा हुआ उसको दौड़ा के सब मारेंगे। अब उसको दौड़ने लगे तो मतलब गति होने लगी, तो वो क्या हो जाएगा? आवेश प्रवाहित होने लगा, मतलब वो हो जाएगा धारा, वो धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो हम नॉर्मल डेफिनेशन जानते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। मतलब कि अगर आवेश, अगर सिंगल लड़का है वो इलेक्ट्रॉन है, झगड़ा हुआ कि दोस्तों को बुला लिया तो ग्रुप बन गया, तो आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉनों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आवेश। और आवेश अगर दौड़ने लगा तो क्या हो जाएगा? धारा। जैसे हम आवेश को लेकर बाल्टी में इसे प्रवाहित करें, तेजी से अगर भेज दें, तेजी से, समय के सापेक्ष, समय के साथ, तो वो क्या बन जाएगा? धारा उत्पन्न हो जाता है। तो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, करंट। तो आई होप आप लोगों को आवेश समझ में आया होगा। आवेश दो टाइप का होता है, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कह देते हैं? धारा। मतलब आवेश अगर तेजी से प्रवाहित होने लगा तो वो क्या होता है? धारा उत्पन्न कर देता है। I इक्वल टू होता है dq बटा dt, या I इक्वल टू q बटा t। q मतलब आवेश, t मतलब समय के साथ, मतलब आवेश को प्रवाहित करने में जितना समय लगता है वो क्या बताता है? धारा बताता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है, क्योंकि सबसे पहले इसको एम्पियर में नापा था, तो इसको हम एम्पियर में नापते हैं। अब इस पे कोई क्वेश्चन आ गया सपोज, अब देखो, तो आवेश का भी एक फार्मूला होता है, q इक्वल टू n इनटू e। मतलब आवेश जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा? इसमें आवेश होता है। मान लेते हैं कि अगर कोई तार है, सपोज ये तार है, अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो इसमें कितना चार्ज को बनाएंगे? कितना चार्ज बनाएंगे? तो q बराबर हो जाएगा n, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ये होता है, हमेशा ये याद रहे, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अब 16 बन जाए कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, गुणे 10 के पावर माइनस 19। इस चार्ज के बारे में सबसे पहले कूलाम ने एक अच्छा नियम दिया था, मतलब इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था, इस वजह से इसका जो मात्रक होता है, नापते हैं, वो कूलाम। तो इतना क्या हो गया? कूलाम। तो इस तरह से हम आवेश निकाल सकते हैं। अगर आवेश इतने ही आवेश को मान लेते हैं, अगर किसी तार में 2 सेकंड तक प्रवाहित कर, तो वो कितना धारा बनेगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आवेश का मान कितना है? 8.0 गुणे 10 के पावर माइनस 19, और कितने समय में भेज रहे हैं? 2 सेकंड। अगर तो 2 से काटेंगे 8 तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4.0 गुणे 10 के पावर माइनस 19, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इतने एम्पियर की धारा क्या होगी? उसमें प्रवाहित होगी। तो ये समझ में आया होगा विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा न्यूमेरिकल तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ देगा, घुमा के ऐसे पूछेगा कि देखिए 10 इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड तक या 2 मिनट तक प्रवाहित किए जाते हैं, तो कितनी धारा बनाएंगे? ऐसे तो सबसे पहले इसको q बराबर n से सॉल्व कीजिएगा, फिर इसके बाद इसको I बराबर q/t से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन लग जाएगा।
इसके बाद आते हैं विद्युत विभव, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। विद्युत विभव का मतलब ये होता है, इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, वोल्ट में नापते हैं, एक होता है कितने वोल्ट की धारा जा रही है। तो मतलब ये जो आवेश होता है ना, आवेश को ले जाने के लिए, आवेश जो होता है, अब देखो आवेश को ले जाने के लिए किसी न किसी की जरूरत होगी, अपने से तो आवेश भागते जाएगा नहीं। सपोज वो मैं एग्जांपल अभी बताया था झगड़े वाला, अभी सब जा रहे हैं, अभी दोस्त मना करते नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, तो अब बताओ उसको लालच देना पड़ेगा कि हम आपको पार्टी देंगे, चलो आ जाओ, झगड़ा हो गया है, पार्टी में शाम को दूंगा, खाना पीने के लिए दूंगा, चलो वहां पे झगड़ा करना। अब देखो वो एक एक्सटर्नल वर्क किया कि नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट दिया कि नहीं, कि उनको पैसा दे रहा है, तब जाके वो सब आएंगे झगड़ा करने या मार करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है कि वो वर्क करना पड़ेगा। तो देखो उस आवेश को ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव। मतलब आवेशों को ले जाने में, क्यों मतलब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, वर्क मतलब W का वर्क, तो किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। जैसे सिंपल सी बात है, बच्चे स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं, घर से अगर स्कूल आएंगे तो बैग लेके जाते हैं, तो घर से स्कूल आने में, बैग लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। विद्युत विभव नहीं, जैसे एक तरह से विभव कह सकते हैं। तो उसी तरह से किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना वर्क एफर्ट करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब होता है वो, इसमें क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए कि इतना 5 आवेश को ले जाने में, 5 आवेश है, 5 आवेश को ले जाने में 10 जूल का कार्य करना पड़ता है। कितने जूल का, 100 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, काट देंगे, कितना हो जाएगा 20, और इसका मात्रक वोल्ट। तो कितने मात्रक की जरूरत होगी, 20 वोल्ट की जरूरत होगी। जैसे अब देखो 20 वोल्ट तो बहुत कम है, जैसे हम लोग को नॉर्मल 200 वोल्ट 250 वोल्ट की जरूरत होती है। और देखो 440 वोल्ट एकदम इंसान को खत्म करने के लिए बहुत क्या होता है, बहुत आवश्यक, मतलब आवश्यक का मतलब ये नहीं है, उतना क्या होता है 440 वोल्ट जो होता है वो क्या होता है, काफी होता है इंसान को मार के उड़ा देने के लिए। ठीक है, उतने में इंसान क्या हो जाएगा, मर जाता है। ठीक, इंसान के अंदर भी पाया जाता है, हार्ट जो पंप करता है ना उसमें 2 वोल्ट की जरूरत होती है। तो 2 वोल्ट जो होता है पेसमेकर होता है, उसमें 2 वोल्ट की जरूरत होगी, जिससे हार्ट क्या होता है, पंप करते रहता है। उतना से तो कुछ असर होता नहीं। देखो विद्युत विभव समझ में आ गया, आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। ऐसे हम क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं ओम का नियम। देखो ओम ने क्या बताया, ओम ने एक नियम दिया, इन्होंने बताया, इन्होंने देखा ये नियम ओम ने उस समय दे दिया था, अगर आप भी उस समय रहते तो आप भी दे देते, एकदम इजी सी बात बताया था। इसने बोला कि देखो आवेश को ले जा रहे हैं तो किसकी जरूरत होगी, आवेश को जो ले जाता है तो विभव उसको ढकेलते हुए लेके जाता है। विभव का बस काम यही है कि आवेश आएगा उसको इसे ढकेलते ढकेलते पूरा क्या कर देगा, लेके चले जाएगा। अब वो ढकेल कर लेके जाता है ना, तो सिंपल उसने एक नियम दिया कि विभव जितना ढकेलेगा करंट उतना बढ़ेगा, धारा उतना तेजी से जाएगी। सिंपल है, किसी को यहाँ पे कोई अगर लड़का है उसको ऐसे ढकेल के कोई लेके जाए तो वो आगे बढ़ेगा, अगर धीरे धीरे ढकेलेगा तो धीरे आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना तेजी से वोल्टेज अगर ढकेलता है धारा उतना तेजी से क्या होती है, आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसने बताया कि वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो धारा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसने बताया कि किसी भी तार के ताप को भौतिक अवस्था में परिवर्तन न, ये तो बुक की भाषा है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो विद्युत विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, या उस तार में बहने वाली धारा विभव के समानुपाती होती है। तो वही चीज है, सिंपल है, इसको सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जो विभव होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब कि विभव बढ़ाएंगे तो धारा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, अगर विभव को घटाते हैं तो धारा भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जितना तेजी से विभव ढकेलेगा उतना तेजी से धारा आगे जाएगी, जितना धीरे ढकेलेगा उतना धीरे आएगी धारा। तो विभव और धारा के अनुक्रम, अगर ऐसे भी ओम का नियम हमेशा आता है, 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, है ना, ये ओम पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत दूर तक पीएससी तक जाता है। तो ओम जो होता है यहाँ पे देखिए, अब ये विभव पे डिपेंड कर रहा है। अब डिपेंड करने का मतलब एक ऐसे एग्जांपल समझिए, जैसे पंखा यहाँ पे मान लो चल रहा है, पंखा है, पंखे को वोल्टेज होता है, वोल्टेज से लगा दो, अब वोल्टेज का खटका बढ़ाओ, पंखा चल जाएगा, स्पीड हो जाएगा, थोड़ा सा और खटका बढ़ा दो, पंखा फिर तेज हो जाएगा, खटका एक और बढ़ा दो, फिर पंखा तेज, खटके को कम करो, अगर पंखा धीरे, फिर कम करो, खटका धीरे, मतलब यहाँ से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो धारा बढ़ जा रही है, वोल्टेज घटा रहे हैं तो धारा कम हो जाए। तो सिंपल है, ओम का नियम एकदम पंखा चलाने वाला नियम है, सिंपल है, नहीं आता है ओम का नियम समझ जाओ, इधर से वोल्ट बढ़ा रहे हैं धारा बढ़े, वोल्ट घटा रहे हैं धारा घटे, मतलब इसी को क्या बोलते हैं, ओम का नियम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ओम का नियम तो ये हो गया, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल रहता है, उसको जब हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है, इस नियतांक का नाम है प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध, मतलब ये आगे ना ऐसे खड़ा हो जाता है, विभव इधर से ढकेल रहा है धारा को और बीच में आके खड़ा हो, बोला नहीं हम नहीं चाहते, तो ये एक रुकावट हो गया कि नहीं,
कि धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, या आने वाले अवरोध को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ये धारा को जाने ही नहीं देता, कहता हम रोक लेंगे। तो यहाँ से अगर 200 वोल्ट भेजा जाएगा ना, तो ये जाके इधर 180 वोल्ट पहुंचेगा, मतलब 5 एम्पीयर की धारा भेजी जाएगी तो कम जाकर उधर हो जाएगी। कहने का मतलब कुछ तो कुछ डिस्टर्ब हुआ है, बीच का धारा कहाँ चला गया है, तो वो होता है प्रतिरोध में खर्च हो जाता है। अब प्रतिरोध होता है हर एलिमेंट, हर तार के लिए अलग अलग होता है। जैसे लोहे का प्रतिरोध अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, चांदी का अलग, सोने का अलग। तो सबसे बढ़िया देखा गया कि धारा किसमें जाती है, तो सबसे अच्छे क्वालिटी की जो धारा होती है ना, वो सबसे बढ़िया चांदी के तार में जाती है, क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। मतलब उसमें क्या होता है, धारा को आराम से फ्लो करा सकते हैं, तेजी से एकदम धारा चली जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, लोहे के तार में इसमें लोहा हानि होती है, जिसकी वजह से प्रतिरोध इसका ज्यादा होता है, ये कम धारा को लेके जाने देता है, ठीक है, अवरोध ज्यादा होता है। अब सिंपल सी बात है, एक रोड है एकदम बढ़िया है, एकदम जीटी रोड है, अब उस पे जाए गाड़ी तो एकदम सड़क से निकल जाएगी, बढ़िया से निकल जाएगी। लेकिन अगर वही ये अभी रोड बन रहा है खड़ंजा वाला है, अब उस पे जाए तो उतना तेजी से नहीं, क्योंकि उस पे अवरोध ज्यादा मिलेगा, तो जाने में दिक्कतें होंगी कि नहीं, ये हो जाएगा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को देखा गया, प्रतिरोध मतलब इसका डिफिनीशन यही है कि धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम आर से लिखा है। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, इसको सबसे पहले ओम नहीं बताया था, जिसकी वजह से इसका जो मात्रक है वो कितना है, ओम ही होता है, जिसे हम ऐसे बना के दिखा देते हैं, ये इसका इंडिकेशन है, ठीक है। तो प्रतिरोध ऐसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन दे दिया कि मान लो कोई तार है, उसमें हमने 20 वोल्ट की धारा प्रवाहित की, 20 वोल्ट की धारा प्रवाहित की, और उसमें जो धारा पहुंची है वो 5 ही एम्पियर पहुंची है। तो प्रतिरोध कितना रोक लिया है, तो यहाँ पे निकालेंगे R बराबर V कितना है 20 और I कितना है 5, तो 5 चौक का 20, 4 ओम, कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो गया, 4 ओम प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या कि प्रतिरोध क्या कर रहा था, रोक ले रहा था करंट को, और प्रतिरोध जब करंट को रोक रहा था तो वहां पे क्या हो रहा था, आप बताओ। किसी को, अब कोई यहाँ से जा रहा है और कोई वहां पे रोक ले रहा है, तो दोनों में झगड़ा होगा कि नहीं, ये इधर से ढकेलेगा वो उधर से, दोनों में गर्मा गर्मी होगी, और गर्मा गर्मी का मतलब वहां का गुस्सा बढ़ जाएगा कि नहीं, तो गुस्सा बढ़ने का मतलब यहाँ तार के साथ भी ऐसा ही होता है, इधर से वोल्टेज ढकेलता है, उधर से प्रतिरोध रोक लेता है, अब दोनों में गुस्सा हो जाता है, डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट की वजह से ना वहां गर्मी बढ़ जाती है। तो गर्मी बढ़ने का मतलब गर्मी नहीं बढ़ती है वहां पे, हीट, गर्मी बढ़ने का मतलब आप समझेंगे कि ताप बढ़ जाता है, वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हीट होने लगता है, और हीट होता है तो अगर वही टेम्परेचर ज्यादा देर तक बढ़े, तो अगर तार का गलनांक कम है, मतलब जल्दी गल जाएगा तार, तो टूट जाएगा, उसी को स्पार्किंग बोलते हैं कि स्पार्क हो गया, तार कट गया, जल गया, ऐसा होता है। तो देखो जब धारा जाता है ना, तो धारा को जाने के लिए दो रास्तों की जरूरत होती है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमें भी 2 रास्तों की जरूरत होती है, हम एक बार क्या सांस लेते हैं और एक बार उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सांस लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, उसी वजह से, उसी तरह से जब करंट में तार आता है ना, तो एक मेन आता है, एक फ्यूज तार होता है, तो फिर फ्यूज तार, मेन तार, फ्यूज तार, मेन तार। देखो कभी भी कोई भी तार देखो तो इसमें 2 तार रहता है कि नहीं जुड़ा, एक तो मेन तार होता है, एक तो फ्यूज तार, एक तो आने के लिए करंट, एक तो फ्यूज तार को अर्थ में जाने के लिए, तो ये होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे प्रतिरोध जो हो गया, प्रतिरोध का मतलब कौन है, ऐसे हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन तो और बढ़ेगा, लेकिन टाइम कम है, इस वजह से हर टॉपिक को डिटेल में क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है, इस वजह से थोड़ा यहाँ। तो ये अब देखिए प्रतिरोध जो हो गया वो धारा के मार्ग को क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो उसी में क्या कर दिया, जैसे नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम का सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है, मतलब ऐसा तार होता है जो पूरा उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा वो करंट को रोक लेता है। अब नाइक्रोम का तार लगाया गया, उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, जल्दी गलता ही नहीं, तो उसमें लगा दिया गया, और उसमें जब करंट को यहाँ से फ्लो कराया गया, अब जब करंट यहाँ से फ्लो होगा ना, वोल्टेज धकेल रहा है, उधर से धारा रोकी, तभी कूद गया कौन, प्रतिरोध, और प्रतिरोध लगा रोकने, ये हम नहीं जाने देंगे। अब नाइक्रोम धीरे धीरे गर्म हो रहा है, अब बताओ वहीं पे सभी इधर धारा ढकेल रहा है, इधर 2 लोगों में अगर झगड़ा हो रहा है इधर उधर, बताओ वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाएगी कि नहीं, अब नाइक्रोम में एकदम गुस्सा हो जाएगा और भीड़ इकट्ठा कर देगा, भीड़ इकट्ठा करने का मतलब अब गर्म होके एकदम गुस्सा हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं, मतलब नाइक्रोम का तार गर्म होके उष्मा देने लगता है कि नहीं, तो उसी में हीटर बना दिया गया, हीटर, नाइक्रोम के तार को हीटर में लगा दिया गया, तो देखोगे एकदम उष्मा दे देगा, एकदम क्या हो जाएगा, हीट हो जाता है। हीट का मतलब ये, अब देखो हीटर लगा दो तो अगल बगल का बल्ब भी कम हो जाता है, मतलब करंटों को खींच लेता है कि नहीं, तो देखोगे कहीं गांव में झगड़ा हो गई तो 2-4 इधर उधर अगल बगल का सब आ जाते हैं, मतलब सब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, अब जब इकट्ठे हो जाएंगे सब धारा इधर आ गई, तो उधर धारा कम हो जाएगी कि नहीं, धारा कम होने का मतलब उधर आदमी कम हो जाएंगे, सभी आदमी एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि जो धारा सब खींच लेता है, तो देखोगे बल्ब अगर तेज जल रहा था, हीटर जैसे यहाँ पूरा धीरे हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाता है। तो प्रतिरोध की वजह से कई काम होते हैं, कई चीजों का आविष्कार हुआ।
जैसे यहाँ पे देखो हीट का पहली बार तो आविष्कार हो गया, हीट बढ़ गई। दूसरा देखो टंगस्टन का तार लगा दिया गया। टंगस्टन का वायर क्या होता है, जैसे करंट पड़ता है एकदम तेजी से चमक जाता है, तो उसमें क्या हो गया, बल्ब वगैरह का आविष्कार। देखो अब इसके बाद देखते हैं प्रतिरोध जो है ये दो टाइप से इसको जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, इसको संयोजन कैसे करते हैं प्रतिरोध को। तो दो टाइप से संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन है, एक तो समांतर। श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज में, मतलब एक को बिछाओ दूसरे को तीसरे को, ऐसे सीरियल वाइज बिछा दो, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज। जैसे कि यहाँ पे सभी लोग ऐसे कतारबद्ध हैं, तो एक बैठा है, दूसरा बैठा है, तीसरा ऐसे ऐसे सब पकड़ लिया, तो श्रेणी हो गया। सीरीज का मतलब एक ही जगह से कनेक्शन, यहाँ पे भी है, उसी जगह से दूसरी जगह, उसी जगह से तीसरी जगह, ये हो जाएगा सीरीज। मतलब कि ऐसे ऐसे एक लड़का यहाँ है, दूसरा यहाँ, ऐसे ऐसे अगर है, इसका पहला हाथ इसके पहले हाथ से, इसका दूसरा हाथ दूसरे हाथ से जुड़ा है, तो ये सीरीज है, सीरीज नहीं है, तो ये समांतर क्रम है, पैरेलल है। लेकिन एक का हाथ दूसरे के हाथ से, दूसरे का हाथ तीसरे के, ऐसे ऐसे जुड़ा है, तो ये चलिए देखो कि वो लेजर जो बल्ब होता है, जो झलरी जो लगाते हैं, लाइट जो होता है, चुकचुकैया लाइट बोलते हैं नॉर्मल, तो वो जो होता है उसमें क्या होता है, वो श्रेणी क्रम में होता है। एक में धारा तो सब में चला जाएगा कि नहीं, लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता, हर के लिए अलग अलग धारा होता है। जैसे यहीं पे ये स्विच लगा है, बल्ब है, अब यहाँ पे यहाँ से कनेक्शन इस रूम में हो, फिर दूसरे तार से कनेक्शन वो दूसरे रूम में हो, फिर तीसरे में हो, तो अलग अलग तार के लिए अलग अलग जो बटन टिपना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो समांतर क्रम हो जाएगा, पैरेलल। और यहाँ पे अगर एक ही से सब जल जाए तो वो हो जाएगा श्रेणी क्रम। क्लियर है? हमारे घरों में मैक्सिमम जो होता है वो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों ही होता है, ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। तो आई होप ये प्रतिरोध आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके आगे श्रेणी क्रम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला ये है, R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2, और यहाँ पे समांतर क्रम का फार्मूला है, इसी को जोड़ना ही है, लेकिन एक बटा करके जोड़ देना है। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अगर मान लीजिए श्रेणी क्रम ये जुड़ा है, ये पहला है, दूसरा, तो इसका 5 ओम है, इसका भी प्रतिरोध 5 ओम है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल बोलेगा तो R बराबर 5 प्लस 5 10 ओम हो जाएगा, जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में तो जोड़ देना होता है नॉर्मल, और समांतर क्रम में भी जोड़ना है, बस बटा करके जोड़ना है, व्युत्क्रम करके जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए इसका ये समांतर क्रम है, ये जुड़ा है, दूसरा जुड़ा है, तो इसका देखिए इसका 2 ओम है, इसका 2 ओम, तो 1/2 प्लस 1/2, तो आधा ये मान लो, ये आधा 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 एक होता है कि नहीं, या इसको फ्रैक्शन करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा, और 2 से 2 में भाग देंगे 1 1 1 2 2 से 2 काटें 1 ओम आ गया समांतर क्रम। आई होप ये वीडियो आप लोगों को क्या होगा, ये समझ में आया होगा। इस टाइप पे क्या है कि घर पे प्रैक्टिस करिए आराम से, इस पे अगर क्वेश्चन आएगा वो कर दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम देखा गया है। उसके बाद क्या है कि प्रतिरोध किन कारकों पे निर्भर करता है, इसको देखते हैं। तो प्रतिरोध पहली बात जो तार रहेगा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि तार किस टाइप का है, तो प्रतिरोध भी उस हिसाब से बढ़ और घट जाता है। दूसरा चीज तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, दूसरा चीज कि ताप पे निर्भर करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, किसी तार को एकदम जला दें, तो प्रतिरोध एकदम बढ़ जाता है, और तार को अगर नहीं जला है, नॉर्मली है, तो प्रतिरोध नॉर्मल रहेगा। मतलब ये होता है कि तार को अगर जला दिया जाए, चुंबक वगैरह को जला दिया जाए, चुंबक को जला देते हैं तो उसकी चुंबकीय क्षमता बहुत क्षीण हो जाती है। तो यहाँ पे प्रतिरोध दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तार की लंबाई पे, दूसरा इसके क्षेत्रफल पे। तो ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे ये इतना बड़ा है मार्कर, अब इसमें क्या है कि इसका प्रतिरोध मान लेते हैं कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इसी की लंबाई को अगर बढ़ा दिया जाए, इसकी लंबाई को अगर इतना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध भी तो इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सिंपल सी बात। अगर यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 स्टूडेंट को अगर खाने के लिए कुछ मंगाया जा रहा है, तो 3 ही चीज मंगाया जाएगा। अगर बात तो 10 स्टूडेंट हो जाए, तो उनके लिए ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, तो ये चीज, तो प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा लंबाई, देखो ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, अगर क्षेत्रफल को घटाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, फिर देखो जैसे एरिया अगर क्या किया जाए, एरिया अगर कम है तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये ना, एरिया पे क्या है कि एरिया अगर ज्यादा है, एरिया को ज्यादा कर दे तो प्रतिरोध कम, एरिया को अगर कम कर दे तो प्रतिरोध ज्यादा। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे ये क्लासरूम ये है, मान लेते हैं, अगर इसमें क्या किया जाए, ये अगर काफी बड़ा है, कोई भाग रहा है और कोई भाग रहा है, तो उसको पकड़ने, बड़ा है तो उसको पकड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि वो उधर से भी निकल सकता है, इधर गए तो इधर से भाग जाएगा, इधर गए तो इधर से भागने की क्षमता ज्यादा होगी। मतलब एरिया यहाँ बड़ा है तो प्रतिरोध कम है, पकड़ाने की क्षमता क्या है, कम है। लेकिन अगर क्या कर दिया जाए कि इस एरिया को कम कर दिया जाए, कम मतलब कि इतना मेरा हाथ यहाँ तक जा रहा है और
इतना दूर तक पूरा ये एक कमरे का रूम हो जाए, इतना दूर। अब कोई भाग रहा है तो पकड़ा जाएगा कि नहीं, इधर आएगा तो इधर हाथ से पकड़ा जाएगा, इधर आएगा तो इधर, क्योंकि एरिया कम है, पकड़ाने की क्षमता ज्यादा, मतलब प्रतिरोध ज्यादा। क्लियर है? ये दोनों देखो, ये एरिया के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों इक्वेशन को मिलाया जाएगा तो r प्रोपोर्शनल l और इनटू 1/a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो r प्रोपोर्शनल l का गुणा 1 में होगा तो l अपॉन ये हो जाएगा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा, वो नियतांक रो के रूप में लगेगा, इसके रूप में रो, तो इसको हटाएंगे तो रो ऊपर l अपॉन a। इसी रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध। जैसे प्रतिरोध ये तो नॉर्मल ही रोक रहा था, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध अब स्पेशल पर्सन आ गया, वो एकदम रोकने ही के लिए है तो वो बढ़िया से रोकेगा, ये क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। ये ज्यादा धारा को में रुकावट डालेगा। तो रो बता देखो, r बराबर रो l अपॉन a, इसका मान फिक्स होता है। प्रतिरोध का अलग-अलग तार के लिए, अलग-अलग पदार्थ के लिए अलग-अलग होता है। और रो बराबर का फार्मूला बनाएंगे तो रो को यहीं छोड़ेंगे, r को a के पास लेके जाएंगे, a को r के पास, तो ra अपॉन ये ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो ra अपॉन l। ये देखिए ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, तो ra अपॉन l। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आएगा उसको क्या करेंगे। स्टेट ने सबसे पहले बताया था कि हम विद्युत धारा को हम चुंबकीय धारा में, मतलब विद्युत क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इस घटना को आर्स्टेड ने बताया था। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे ये करंट है, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, धारा जा रही है, तो इसको कोई ऐसे मान लो कोई पार्टिकल ऐसे जाता है तो वो उसको खींच लेगा कि नहीं, क्योंकि इस तार के चारों तरफ एक चुंबक विद्युत क्षेत्र बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और उसमें कोई भी आवेश भटकता हुआ जाता है तो वो उसको क्या कर लेता है? खींच लेता है। वो कितनी स्पीड से खींचता है या खींचने में कितना फोर्स लगता है, इस चीज को सबसे पहले कूलाम ने बताया था, जिसे कूलाम का नियम बोलते हैं। उन्होंने बताया था कि देखिए कूलाम के नियम, ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें बताया गया था कि देखिए दो आवेश के बीच जो फोर्स होता है वो उन आवेशों के जो मान होते हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम आएगा तो वहां पे अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ आर्स्टेड ने बताया कि विद्युत क्षेत्र से हम चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इसमें है और वो खींच रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र एक जनरेट कर रहा है कि नहीं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तरह बिहेव करता है। इसी चीज को फैराडे ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र जब विद्युत से चुंबक बन जा रहा है तो हम चुंबक से विद्युत भी बना सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को इन्होंने कैसे बनाया? विद्युत क्षेत्र में बनाया। और इसमें इन्होंने क्या किया? एक नियम जिसे हम बोलते हैं विद्युत फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो हमेशा चाहे वो 12th का एग्जाम हो चाहे 10th में, ये आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या समझते हैं, ये डायरेक्ट बोल देगा फैराडे के नियम से क्या समझते हैं। फैराडे ने दो स्टेटमेंट दिया, फैराडे का जिसे बोलते हैं प्रथम नियम और बोलते हैं द्वितीय नियम। सबसे पहले इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को ही समझ लेते हैं। विद्युत चुंबक फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में क्या होता है कि देखो कुंडली होती है, अब कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबक के बीच में रख देते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये कोई कुंडली हो गई और इस कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबक मान लेते हैं यहाँ पे N और S, नॉर्थ और साउथ के बीच में रखते हैं। तो जब इसको रखेंगे ना तो ये घूमेगी। अब जब इसको घुमाएंगे ना तेजी से, अब ये देखो इसको सबसे पहले इन्होंने जब आर्स्टेड ने प्रयोग किया था कि ये कैसे होता है, तो इन्होंने सबसे पहले एक तो चुंबक लिया था और एक तो क्या लिया था? कुंडली लिया। अब इसको ऐसे गति करा रहे थे, तो देखो जब इसको इधर लेके जा रहे थे इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया था कि इसमें देखते हैं सुई से ये दिख रहा है कि नहीं, मतलब इसमें धारा प्रवाहित होती है। जब चुंबक को पास लेके जा रहे थे तो हिल रहा था, इसको जब दूर लेके जा रहे थे तब भी ये हिल रहा था, लेकिन रोक दे रहे थे तो नहीं हिल रहा था। फिर इस कुंडली को दूर लेके जा रहे थे तब भी इसमें गति हो रहा था, पास ले रहे थे तब भी इसमें गति हो रहा था। इससे एक निष्कर्ष निकला कि देखिए चुंबक और कुंडली के बीच अगर आपेक्षिक गति होती है तभी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर गति रोक दिया जाए तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं कोई धारा उत्पन्न होगी, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के से इन्वॉल्व कर दिया गया, जोड़ा गया और इसे कहते हैं। देखिए तो इसमें क्या किया गया, फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में क्या बोला गया कि जब कुंडली और चुंबक के बीच गति होगी तभी उसमें परिवर्तन होगा। अगर उनमें गति न करा जाए, चुंबक और कुंडली के बीच गति कोई न करा जाए, रोक दिया जाए, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी। यह घटना फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। और इसमें था क्या कि इसमें क्या होता कि देखिए अब ये घटना से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में दो चीजें कार्य करती हैं। अब दो चीजें जो कार्य कर रही हैं इसमें अब दो चीजें क्या है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित जिसे हम एसी जनरेटर बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर। और दिष्ट धारा जनित इसे हम डीसी जनरेटर बोलते हैं। डीसी जनरेटर जो शादियों वगैरह में लगा रहता है, शादियों वगैरह में जो लगता है वो क्या होता है? डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर मतलब ज्यादा कार्य, ये भी शादियों में लगता है, बड़ा सा एकदम, इसको पैकिंग वैकिंग बढ़िया से कर दिया जाता है,
ये ज्यादा करंट को जब जरूरत होती है तो वहां पे एसी जनरेटर रहता है। जैसे टावर ओवर चलता है तो टावर ओवर के लिए एसी जनरेटर हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्य करता है एसी पे। और ये अगर 4 पॉइंट अगर आपको याद है तो चाहे वो एसी जनरेटर आ जाए, चाहे वो डीसी जनरेटर आ जाए, चाहे वो विद्युत मोटर आ जाए, चाहे वो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आ जाए, चाहे वो प्रथम नियम आ जाए, चाहे द्वितीय नियम, सब क्या होता है, सब कर ले जाओगे। बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इतना समझ जाओगे तो इनमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप अच्छे से क्या करोगे, कर लोगे। देखो होता क्या है, जब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अगर कुंडली को घुमाएंगे, ये तो पहले ही क्लियर हो चुका है कि कुंडली और चुंबक के बीच में अगर गति होगी तभी इसमें धारा का प्रवाह होगा। अगर गति न कराई जाए तो कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो मेन तो फैक्ट है गति कराने में। अब बताओ इसमें गति, जब कुंडली घूमेगी तो गति होगी, जाहिर सी बात। अब बताओ इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे गया रहेगा, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे रहेगा, फैलेगा, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे रहेगा। अब ये जब घूमेगी कुंडली तो उसके फ्लक्स काटेगी कि नहीं, उसकी क्षेत्र रेखाएं जो गई है उन क्षेत्र रेखाओं को काटेगी। अब जब क्षेत्र रेखाओं को काट रही है और वो तेजी से काटने लगे तो बताओ जब कुंडली घूमेगी तेजी से तो कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा, कुंडली जब घूमेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, उसका फ्लक्स होने लगा, घूमने लगा, और फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से इसमें क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और इस विद्युत वाहक बल की वजह से इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और उस प्रेरित धारा को हम ले लेते हैं। तो वही होता है, इसी सिद्धांत पे कार्य करता है एसी जनरेटर और इसी सिद्धांत पे कार्य करता है डीसी जनरेटर। ये दोनों क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। ये क्या करेंगे, जो यांत्रिक ऊर्जा, देखो कोई भी चीज अगर घूमती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है, यांत्रिक। यांत्रिक ऊर्जा किससे मिलकर बनी होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़कर मैकेनिकल एनर्जी बनती है यांत्रिक ऊर्जा। तो ये घूमता है, घूमे के ये काम करता है और घूमेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को ये किस ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में, और हमें करंट प्राप्त होता है। अगर डीसी है तो डीसी करंट प्राप्त होगा, अगर एसी है तो एसी करंट। एसी करंट थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है, डीसी करंट थोड़ा कम पावरफुल होता है, ठीक है। एसी करंट की खोज सबसे पहले निकोला टेस्ला ने की थी, निकोला टेस्ला, ठीक है। और डीसी करंट को एडिसन ने बनाया। तो इसमें क्या हो गया कि यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, बदलने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे विद्युत ऊर्जा बदल गई। अब यहाँ पे क्या होता है, विद्युत मोटर क्या होता है, इसी सिद्धांत के थोड़ा सा उल्टा कार्य करता है। इसमें भी सब कुछ वही रहेगा, बस इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा ये क्या होगा, उल्टा कार्य करेगा। उल्टा कैसे कार्य करेगा, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा, मोटर तो किससे चलता है, पानी वाला जो मोटर होता है वो विद्युत से चलता है, और विद्युत से चलेगा तो घूमेगा, और घूम कर वो क्या यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब पानी वगैरह निकालता है कि नहीं, विद्युत मोटर, तो पानी वाला सिंचाई वगैरह करता है। तो वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, तो इसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्वेश्चन आया था, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए या दिष्ट धारा जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें क्या होता है कि ऐसे कुंडली रहेगी, इसी में एक वायर रहेगा ऐसे ऐसे, और इसी में क्या होगा, कुछ सर्पी बल ऐसे लगा दिया जाएगा, सर्पी बल वगैरह लगा देंगे। अब सर्पी बल जैसे कुंडली घुमाएंगे, कुंडली तेजी से घूमेगी तो विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होगा। जैसे ही विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो उसमें प्रेरित धारा से हम यूज कर लेंगे उसे सर्पी बल से। वहां पे क्या होता है, सॉफ्ट वगैरह जोड़ के करंट को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे ही क्या होता है, विद्युत चुंबकीय फैराडे के नियम पे ये कार्य करते हैं, एसी धारा जनित और डीसी धारा जनित। देखो, और लेकिन इसके लिए जो स्पीड होती है, उस स्पीड भी क्या होती है, कांस्टेंट रखनी चाहिए। अब स्पीड का मतलब ये नहीं कि एकदम धीरे धीरे कुंडली घुमाओ तो ये क्या होगा, कार्य करेगा या धारा उत्पन्न होगी। इस वजह से इसको क्या करते हैं, थोड़ा तेज चलाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, नहीं तो अगर ऐसा होता शादी ब्याह में वो जो जनरेटर आता उसको 2 लेवल लगा देते, उसको धीरे धीरे घुमाते रहते हैं, पूरा करंट देता, तो उसका एक स्पेसिफिक क्या होता है, वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब तेज तीव्र गति से। तो उसको क्या करना पड़ता है, एक तीव्र गति वहां पे कांस्टेंट उसमें फिट कर दी जाती है, उसको चालू कर दिया जाता है, तेजी से घूमता है तो करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा एक टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। इसको बढ़िया से देखकर इसमें क्वेश्चन वगैरह जो भी है इसको कर लीजिएगा आप लोग, इसमें से क्वेश्चन आए तो छूटे ना, ठीक है। चलिए।